वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल होता क्या है। तो अब समझिए, बहुत सारे ईंटा मिलके जैसे दीवार बनता है, फिर दीवार को मिला ले तो एक कमरा बनता है, और कुछ कमरा को मिला ले तो एक घर बनता है। जैसे कि आपका घर में भी कमरा होगा, किचन होगा, बहुत सारा रूम को मिला ले तो एक घर बनता है। वैसे ही हम लोग का शरीर भी उसी सेल से बना है। बहुत सारा छोटा सेल मिलके टिश्यू बना है। अगर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना है, फिर ऑर्गन पार्ट्स को मिला ले तो ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम को मिला ले तो हमारा बॉडी ऑर्गेनिज्म बना है। तो वैसे ही ईंटा से घर बना, ईंटा से दीवार बना, फिर कमरा बना, फिर घर बना। वैसे ही सेल से पूरा हम लोग का ऑर्गेनिज्म बना है, चाहे हमारा हो या कोई जानवर को हो या फिर कोई पेड़ पौधा का हो। सेल से ही मिलके हम लोग का हर एक बॉडी पार्ट्स बना होता है। तो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारे लिविंग थिंग्स का सबसे बुनियादी इकाई माना जाता है। मतलब हर जीव का आधार एक सेल ही होता है, और यही सेल किसी भी जीव के शरीर की संरचना और काम करने का तरीका का मूल आधार होता है। सभी जीव या तो एक सेल से बना होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, या तो एक से ज्यादा सेल से बना होता है, जैसे कि पेड़ पौधा, जानवर। हम लोग किस में आ गए? जानवर में आ गए। ठीक है, तो वही बोला है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना है। अ सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो सेल समझ में है। अब हम पढ़ते हैं जो हम लोग का आसपास इतना लाइफ दिख रहा है, चाहे इंसान हो या जानवर हो। तो सबसे पहले ये जो लाइफ कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से आया है? तो बहुत सारा साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है वाटर में। ठीक है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? वाटर में। मतलब लाइफ जो है वाटर से ही बना है, लाइफ जो है वाटर से ही हुआ है। सम रिसर्चर बिलीव दैट लाइफ में बी ओरिजिनेट इन स्मॉल वाटर पूल्स विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रेदर देन इन द ओशन। पर कुछ रिसर्चर का ये मानना है कि लाइफ जो है वो स्मॉल वाटर पूल्स, मतलब छोटे छोटे जलकुंड जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन का साथ चेंजिंग होके बना है, ना ही ओशन से बना है। तो बहुत सारा रिसर्चर का ये मानना है कि ओशन के बजाय जो छोटे छोटे जलकुंड है वहां से ही लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हॉट स्प्रिंग का। अब हॉट स्प्रिंग क्या है? हॉट स्प्रिंग मतलब चारों तरफ ठंडा, पर एक ऐसा जलकुंड होगा जिसका पानी बहुत गर्म होगा। ऐसा हमारे इंडिया में भी है ऐसा हॉट स्प्रिंग, जैसे कि पुगा वैली लद्दाख में। वहां आप एक हॉट स्प्रिंग मिल जाएगा जिसका पानी बहुत गर्म है पर चारों तरफ बहुत भयंकर ठंडा है। अब ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है फोटो में, ये क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये जलकुंड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का काम करता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। ये जैसे हम लोग का बॉडी में सेल मेम्ब्रेन का जो काम है, वही यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का काम है। ये सबसे पहले खोज किए थे जो हम लोग का लखनऊ का इंस्टीट्यूट, बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट में ये खोज हुआ था कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का काम करता है। ये हॉट स्प्रिंग बस इंडिया में नहीं, दुनिया के हर एक बहुत जगह में है। तो ये इंडिया का एक पुगा वैली जो कि लद्दाख में है, हमारे भारत, प्यारा सा भारत में है, वहां है पुगा वैली, और ये जलकुंड आपको वहां देखने मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्कवर ऑफ सेल। सेल का डिस्कवर किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक, एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, वो सेल का डिस्कवर किए थे और सेल का नामकरण भी किए थे। जैसे आपका नाम है, आपका कुछ नाम होगा, आपका मम्मी पापा दिए होंगे, आपका दादा दादी, आपका नाना नानी, कोई भी दिए होंगे। वैसे ही सेल का नाम जो खोज करने वाले महान साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने ही दिए थे। 1665 में रॉबर्ट हुक सबसे पहले अपने से एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किए थे, खुद से एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किए और वहां कॉर्क को ऑब्जर्व किए थे। कॉर्क किससे बना है? मेड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। ये ट्री का बार्क है। आप बोल सकते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज में ट्री का छाल। ट्री का बार्क को वो माइक्रोस्कोप में रखे और वहां से उनको कुछ इस टाइप का देखने मिला। ये आप गौर से देखिए, कुछ याद आ रहा है? ये मधुमक्खी छत्ता टाइप का दिख रहा है, लेकिन मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। अगर हम माइक्रोस्कोप में रखे कॉर्क को तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। सबसे
पहले ये कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक 1665 में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सबसे पहले सेल का डिस्कवर किए? तो कौन? रॉबर्ट हुक 1665 में खुद से एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाए थे और वहां जो है कॉर्क को रखे और उन्हीं से उनको सेल का नामकरण प्रदान हुआ। अब 1674 में एंथोनी वैन लेवेनहॉक ये एक ऐसा दुनिया के बारे में बताए जो कि हमारा आसपास ही मौजूद है, पर हम इनके बारे में अनजान थे। पर 1974 में एंथोनी वैन लेवेनहॉक ने उस दुनिया के बारे में हम लोग को पता करवाया, उस दुनिया से अवगत करवाया कि हमारे चारों ओर भी लिविंग सेल है। लिविंग सेल मतलब जिंदा सेल, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। उन्होंने क्या किए? उन्होंने पॉन्ड वाटर को अपना सेल्फ डिजाइन, वो माइक्रोस्कोप एक डिजाइन किए थे, तो वहां पॉन्ड वाटर को रख के टेस्ट किए माइक्रोस्कोप में, तो कुछ मूविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स उनको देखने मिला। तो इन्हीं से वो पता लगाए कि लिविंग सेल भी होता है। तो लिविंग सेल सबसे पहले कौन खोज किए थे? 1674 में एंटोनी वैन लेवेनहॉक। अब 1831 में डिस्कवर्ड हुआ न्यूक्लियस का। एक्चुअली ये सब पहले से ही मौजूद था, पर हम इनका बारे में अनजान थे कि सेल में न्यूक्लियस भी होता है। तो इसका अवगत करवाया रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस ही सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा बॉडी में हम लोग का दिमाग हम लोग बॉडी को कंट्रोल करता है, हम लोग किधर हाथ ले जाना है, किधर नहीं ले जाना है, किधर हमको मूव करना है, वही यहाँ पे न्यूक्लियस का काम है सेल में। सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। हम इसका बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आए पुरकिंजी, इनका नाम में ही जी है। तो ये प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किए, खोज किए 1839 में। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, आने वाला टॉपिक में समझेंगे। अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो सबसे पहले मैटियस स्लाइडन 1838 में ये बोले थे कि ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल। जितना भी प्लांट है इस दुनिया में सब जो है सेल से बना होता है। ये कौन बोले थे? मैटियस स्लाइडन। अब फिर थियोडर स्वान 1839 में ये कहे कि जितना भी एनिमल है, चाहे हम भी एनिमल में आते हैं साइंस के हिसाब से, तो जितना भी एनिमल है वो भी सेल से ही बना है। पेड़ पौधे हो या जितना भी एनिमल, जैसा कि कुत्ता, गाय, भैंस, डॉग, ठीक है, जितना भी एनिमल है वो सेल से बना है, यहाँ तक कि इंसान भी। फिर आए रुडोल्फ वर्च्यू, इन्होंने कहा ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितना भी सेल हुआ है ना वो उसका पहले सेल से बना है। जैसे मान लीजिए आप ऐसा समझ सकते हैं, आप कैसे आए? आपका पेरेंट्स से। फिर आपका पापा कैसे आए? उनके पेरेंट्स से। आपका दादा कैसे आए? उनके पेरेंट्स से। वैसे ही जितना भी सेल है वो एक उससे पहले कोई सेल होगा, उसी से मिलके उसी से बना है, ठीक है। फिर इससे और सेल बनेगा, फिर इससे और सेल बनेगा। तो ऐसे ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से हम सभी सेल बना है। ये किसने कहे थे? रुडोल्फ वर्च्यू 1855 में। अब अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी, क्लासिकल सेल थ्योरी क्या कहता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इस दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो एक सेल से बना होगा या तो एक से ज्यादा सेल से बना होगा। यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि बैक्टीरिया, ये एक सेल से बना है। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया, ये सब एक सेल से बना है। और जो ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, काउ हो गया, बर्ड्स हो गया, ये एक से ज्यादा सेल से बना है। तो पहला पॉइंट यही है सेल थ्योरी का। दूसरा पॉइंट, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन लिविंग बींग्स। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है और स्ट्रक्चरल फंक्शन है लिविंग बींग्स। थर्ड पॉइंट है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसा अभी हमको समझा है, आप कैसे आया है इस दुनिया में? आपका पेरेंट्स से। मैं भी अपना पेरेंट्स से आया हूँ। आपका पापा उनका पेरेंट्स से आया है, आपका मम्मी उनका पेरेंट्स से आया है, ठीक है, उनके माता पिता से आया है, आपका दादा आपका परदादी से आया है। वैसे ही सभी सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल, माने ये सेल नेक्स्ट सेल को बनाएगा, फिर ये दो सेल कोई और सेल को बनाएगा, ऐसे करके सेल डेवलप हुआ है, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के बेस्ड पे ऑर्गेनिज्म को कितना भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है? तो इसमें दो भागों में किया गया है, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनि मतलब होता है एक या सिंगल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से बना है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, जो एक से ज्यादा सेल से बना है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे होंगे, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक ही सेल से बना है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामेशियम। और मल्टीसेलर में एक से ज्यादा सेल से बना है या बहुत सारा सेल से बना है, मल्टीपल सेल से बना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, माने एक से ज्यादा सेल से बना है, उसको कहते हैं हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल एनिमल्स हो गया, जैसे कि प्लांट, फंगी, ठीक है, मोस्ट एल्गे। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है। तो यूनिसेलर का एग्जाम्पल, कुछ यूनिसेलर का एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब सेल का साइज कैसा है? जो हम लोग का मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल, ये स्प्रिंडल शेप्ड का है। स्प्रिंडल से मतलब क्या? बीच में मोटा और साइड में पतला। जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, बीच में मोटा है और साइड में एकदम थिन है, बीच में थिक
और साइड में थिन। अब रेड ब्लड सेल जो कि कैसा देखने में है, राउंड एंड बायो कॉन्केव। ये देखिए कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा बीच में, आप जैसे आटा लेते हो ऐसे साइज का बनाते हो, थोड़ा सा बीच में दाब देते हो तो इस टाइप का देखने में हो गया, ठीक है, बीच में थोड़ा सा चैप्टा। अब नेक्स्ट है एग सेल या ओवम। ये कैसा है देखने में, ये स्पेरिकल है जो फीमेल में पाया जाता है, फीमेल पार्ट से। नेक्स्ट है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या है, हम लोग जैसे आपको को मच्छर काटा, आपको कैसे पता चलेगा, ये सेल तुरंत जाके आपका दिमाग को सिग्नल देगा कि देखो तुमको मच्छर काट रहा है, तब आपको पता चलेगा। नहीं तो कोई आपका शरीर में काटेगा या फिर कोई आपको पिटेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वो बहुत खराबी है हम लोग के लिए। इसमें फिर घाव हो जाएगा, जलन हो, पता नहीं चलेगा, फिर ऐसे करके वो पार्ट्स बर्बाद हो जाएगा। यही न्यूरॉन का काम है। आपको कहीं चोट लग जाए, आपको कहीं दर्द दे, आपका कोई टच करे, आपको कोई टीचर मान लो थोड़ा सा टच कर दिए, कोई दोस्त टच कर दिया, तो ये तुरंत सिग्नल देता है आपको दिमाग को, देखो तुमको ये टच किया है, तो आपको पता चलता है, ठीक है। ये कैसा शेप का होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच। देखिए ब्रांच टाइप का है, जैसे पेड़ का शाखा होता है ना ब्रांच, वैसे ही टाइप का है। अब नेक्स्ट है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल कुछ इस टाइप का देखने में है, और ये है फैट सेल, राउंड शेप का होता है। तो सभी सेल जो है वो डिफरेंट शेप का होता है और सबका अलग अलग फंक्शन भी होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, डिफरेंट शेप ऑफ सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेल का साइज क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है माइक्रोप्लाज्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। अब सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये तो ऑस्ट्रिच है, ये ऑस्ट्रिच का एग है। तो सबसे लार्जेस्ट सेल हो गया ऑस्ट्रिच एग, तो लिख दीजिए आप ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। अब ये अभी हम बताए लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन है, NEU न्यूरॉन है, ठीक है। अभी हम बताए इसका बारे में कि आपको कोई टच किया बॉडी में, कैसे पता चलेगा, या फिर कुछ चींटी काट लिया, मच्छर काट लिया, तुरंत जाके आपको सिग्नल देगा आपका दिमाग को, देखिए देखो तेरा बॉडी में कोई टच किया है। ये ब्रांच टाइप का देखने में है, ये न्यूरॉन सेल है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब सेल जो है ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों डिफरेंट टाइप का है। कुछ चीज दोनों में कॉमन होता है, कुछ चीज दोनों में अलग होता है। जैसे कि सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल में बहुत ही जरूरत है। क्यों, देखिए अगर बारिश आया, तूफान आया, तो हम तो भीगेंगे नहीं, हम तुरंत दौड़ के घर आ जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे। पर क्या प्लांट ऐसा कर पाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये जो है ये आउटर कवरिंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका सबसे आउटर कवरिंग है, ये पार्ट तो है सेल वॉल, ठीक है। ये पेड़ को प्रोटेक्ट करता है सीधा खड़ा होने में, ठीक है, बाहरी कोई चीज से ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे धूप हो गया, तूफान हो गया, हवा हो गया, बारिश हो गया, ये सबसे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए पेड़ में ये पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये इंसानों में भी पाया जाता है और प्लांट में भी पाया जाता है। ये जो है आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल का। ये जो आप रेड वाला हिस्सा देख पा रहे हो, रेड वाला जो लाइन किया हुआ है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच ये जो लिक्विड टाइप का आप देख पा रहे होंगे, लिक्विड टाइप का एक फ्लूइड है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक फ्लूइड है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये नहीं, ये जो लिक्विड टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियस, ये सेल का दिमाग होता है। जैसे हमारा बॉडी में दिमाग हम लोगों को कंट्रोल करता है, हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये दिमाग सोच लेता है, तो ये सेल को कंट्रोल करता है। आपको भी आपका दिमाग ही कंट्रोल करता है आपका, लेकिन ठीक है, हमको किधर हाथ फैलाना है, क्या लिखना है, ये सब कैसे होता है, दिमाग से ही होता है, दिमाग हम लोगों को कंट्रोल करता है। तो वैसे ही ये दिमाग है सेल का, न्यूक्लियस। अब सेल ऑर्गन, बहुत सारा ऐसा ऑर्गन है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया सेल ऑर्गन। इसका बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए हम एक एक चीज डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है, देखिए पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर बारिश हो या फिर तूफान आए, हवा चले, तो हम क्या करते हैं, दौड़ के घर के अंदर आ जाते हैं। पर क्या पेड़ ऐसा कर पाएगा, जाहिर सी बात है नहीं कर पाएगा। इसके लिए ऊपर वाला ने उन्हें एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया है, उन्हें एक आउटर कवरिंग दिया है जो कि पेड़ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। सेल वॉल इज आउटर कवरिंग, सेल वॉल इज आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ये क्या है, आउटर कवरिंग है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है, ये जो आप दिख रहा है फिगर में,
ये जो है क्या है, सेल वॉल है। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है सेल वॉल का, ठीक है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, ये शेप और सपोर्ट प्रदान करता है सेल को, एक शेप देता है और सपोर्ट देता है, जैसे कि हवा हुआ है तो टूट ना जाए। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डैमेज, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से ये बचाता है सेल वॉल। इट इज मेड मेनली ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट, ये जो है सेल्यूलोज से बना होता है प्लांट में। जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है प्लांट में। सेल वॉल इज ए फ्रीली परमेएबल, इसका मतलब क्या होता है, फ्रीली परमेएबल, इसका मतलब जो चीज पेड़ को जरूरत है उसको वही मटेरियल को अंदर आने दिया जाता है सेल वॉल के द्वारा, और जो चीज नहीं है, फ्रीली परमेएबल का मतलब है कि मटेरियल जो है इससे पास कर सकता है। जैसे कि बहुत सारी चीज चाहिए होता है पेड़ को, तो इससे पास कर सकता है, इसी को बोलते हैं फ्रीली परमेएबल, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, ये प्लांट में मौजूद होता है, फंगी में मौजूद होता है और बैक्टीरिया में मौजूद होता है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, एनिमल सेल का पास सेल वॉल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग का पास सेल वॉल नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, हमारा बॉडी में स्पर्म सेल होता है, क्या स्पर्म सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, बाहरी परत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सट्रीमली थिन, बहुत थिन होता है, इतना थिन कि हम इमेज नहीं कर सकते, इतना थिन होता है कि हम इसको इमेज ही नहीं कर सकते, हमको इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखना पड़ सकता है, हम इसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये लिपिड से और प्रोटीन से बना होता है। और सबसे पहली बात, ये आउटर मोस्ट कवरिंग तो होता है पर ये फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है ना। अब दो साइंटिस्ट थे, मिस्टर सिंगर और निकोलसन। अब दो साइंटिस्ट थे, मिस्टर सिंगर और निकोलसन, उन्होंने ये सेल वॉल को देखना चाहा, ठीक है, और उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चलिए समझते हैं इसको। पहले इसको समझने से पहले थोड़ा इस फिगर को समझते हैं। ये आप दिख रहा है, ये है फॉस्फोलिपिड। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फोलिपिड का बात किया जाए, ये कुछ इस टाइप का शेप का होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इसका जो ऊपर वाला पार्ट्स है, ध्यान से देखिए, इसको समझते हैं। ये है फॉस्फोलिपिड्स, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हेड बोलता है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको टेल कहा जाता है, ये इसका टेल हो गया। तो जो हेड पार्ट्स है ये जो है हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, जिसको पानी से प्यार है। गर्मी का दिन में हम लोग को पानी से प्यार हो जाता है कि नहीं, बार बार नहाते हैं हम, 2 बार 3 बार, कौन कौन नहाता है इतना बार, 2-3 बार। तो गर्मी का टाइम हम पानी को प्यार करते हैं। वही ठंडा का टाइम क्या होता है, हम लोग हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। फोबिक मतलब हेट होता है। अब हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फिलिक मतलब होता है लव, मतलब पानी से प्यार। और हाइड्रो यहाँ पे भी मतलब वाटर हो जाएगा, और फोबिक मतलब हेट, पानी से डर, ठीक है। तो ठंडा का दिन में हम लोग क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, और गर्मी का टाइम हम लोग हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं, पानी से प्यार करने लगते हैं, बार बार नहाने लगते हैं। तो ये पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब इसको सेल में इस टाइप से अरेंज है, ये फॉस्फोफिलिड। सेल मेम्ब्रेन को कहा जाए एक प्रोटेक्टिव लेयर है। सेल के अंदर बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है प्रोटीन, ये कुछ इस टाइप से सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और ये प्रोटीन का अंदर, तो ये पार्ट आपको समझ में आया। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और जो ये वाला हिस्सा है ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अब सेल में ये 2 लेयर बना हुआ रहता है सेल मेम्ब्रेन में, ये एक लेयर और ये एक लेयर, और इसका ये इसी में ही प्रोटीन है। ये चैनल प्रोटीन क्या करता है, ये चीज़ों को अंदर बाहर आने देता है, जो चीज़ सेल के लिए अच्छा है उसको अंदर आने देता है, और जो चीज़ नहीं है उसको रोक लेता है। जैसे कि आपका स्कूल में गेटकीपर अंकल का काम होता है, क्या करते हैं वो, मान लीजिए आप लेट से स्कूल गए तो बोलते हैं बाबू आज मत आओ, आज नहीं आना है, आज आप घर में ही रहो, जाओ। तो आपको स्कूल से उस दिन आपको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता है, लेकिन आप जिस दिन जल्दी आते हैं तो प्यार से आपको घुसने दिया जाता है। वैसे ही जो अनजान आदमी है उसको घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये अब गेटकीपर का काम करता है, ठीक है। ये प्रोटीन, ये जो चीज़ ज़रूरत है उसको अंदर आने देता है, जो चीज़ नहीं है उसको अंदर आने नहीं देता है। और कुछ ये प्रोटीन इसमें ऐसे अटैच होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे,
ठीक है। ये जो फॉस्फोफिलिड है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये ऐसे गोल गोल घूम सकता है, जैसे ऐसे गोल गोल शक्तिमान घूमता ना, शक्तिमान बोल के उड़ जाता है, वैसे ही ये घूम सकता है। ये इधर और ये इधर भी आ सकता है। तो जो ये मॉलिक्यूल है आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लिप फ्लॉप है, मतलब ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है ना। ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, ये गोल गोल रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सब है। जो साइंटिस्ट थे मिस्टर सिंगर और निकोलसन, ये पता लगाए थे ये, ठीक है। अब समझते हैं ये फ्लूइडमोसिक मॉडल जो अभी हम बताए वही है लगभग। जैसे कि ये समझ में, ये देखिए यहाँ लिखा है हेड टेल, ठीक है ना। अब क्या लिखा है आगे, जो फ्लूइडमोसिक मॉडल है वो क्या है, उसमें जो साइंटिस्ट क्या बताए, ये बताए कि जो लिपिड है ये प्रोटीन लेयर का साथ है और इसमें फैट मॉलिक्यूल भी है। सेकंड पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव कर सकता है, अभी बताया फ्लिप फ्लॉप भी कर सकता है, ऐसे गोल गोल रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। और ये इधर और ये इधर भी मूव कर सकता है, ठीक है ना। और प्रोटीन जो है इसमें सब्सटेंस को आने जाने में हेल्प करता है। जो प्रोटीन यहाँ पे हम लेयर बताए थे, ये सब्सटेंस को आने जाने में हेल्प करता है। जो चाहिए, जिसको पेड़ चाहिए होता है जो चीज, उसको अंदर आने देता है, जो चीज नहीं चाहिए होता है नहीं अंदर आने देता है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल, जैसे कि आप टाइल्स देखे होंगे घर में, कैसे एक ही टाइप का अरेंज है, एक ही, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो सेम टाइप का अरेंज होता है टाइल्स, उसको हम मोज़ेक कहते हैं। इसीलिए इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। अब हम इसका फंक्शन समझते हैं, क्या क्या फंक्शन है। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये जितना मूवमेंट्स होता है इस सेल का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब जो कि सब्सटेंस जो चाहिए होता है उसको अंदर आने देता है, जो नहीं चाहिए होता है उसको अंदर आने नहीं देता, उसको बाहर करता है। ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, ये एक शेप देता है और सपोर्ट देता है सेल को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सेल का कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जैसे आप अपना पड़ोसी, आप यहाँ मान लीजिए आपका घर है और ये आपका पड़ोसी का घर है, ठीक है। तो आप लोग तो बात करते होंगे आसपास जाके, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये सेल को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आप जो चीज ये सेल को चाहिए वो उसको देता है, जो इसको चाहिए वो देता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन इंटरनल बैलेंस, जितना भी इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करता है। सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे बचाता है, सेपरेट रखता है सेल को। तो ये फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, ये है डिफ्यूजन। सबसे पहले इस तस्वीर में देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जब आप परफ्यूम के बोतल को स्प्रे करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले जिस रूम में आप स्प्रे किए वहाँ फैलता है, फिर धीरे धीरे दूसरा रूम की ओर चल जाता है, मैंने चारों तरफ धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है एक अगरबत्ती को जलाया जा रहा है और धीरे धीरे उसका खुशबू चारों ओर फैलता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है डिफ्यूजन होता क्या है, ये एक ऐसा मूवमेंट है सब्सटेंस का जिसमें हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव करे। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इंक की बूंद पानी में डाला जा रहा है और धीरे धीरे इंक की बूंदें पानी का कलर को चेंज कर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जो इंक का मॉलिक्यूल है वो चारों ओर वाटर के फैलते जा रहा है, जिसके कारण पानी का कलर चेंज होते जा रहा है। वाटर में इंक की बूंद इस तरह मूव कर रहा है, मूव करते करते वाटर का पार्टिकल के बीच इतना स्पेस ले ले रहा है, जिसके कारण पानी का कलर चेंज हो जा रहा है। वैसे ही हमारे सेल में भी इसी टाइप से हमारा सेल में भी डिफ्यूजन होता है। वही मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक सेल है और सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेल का बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और बाहर में सेल का बाहर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर की ओर मूव कर रहा है। सेल में इस टाइप से डिफ्यूजन होता है। इसमें वाटर या तो गैस मॉलिक्यूल इंटर करता है या तो फिर एग्जिट करता है।
तो ये हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो ये हो गया डिफ्यूजन। अब हम समझते हैं अगला टॉपिक, ऑस्मोसिस। अब इस फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ किशमिश है वाटर में, और धीरे धीरे ये जो है ये फूलते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है ऑस्मोसिस के कारण। जो किशमिश का ये हिस्सा, ये सेमी परमिएबल, किशमिश का ये हिस्सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये जो है वाटर का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का मूव हो हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। अगर डिफ्यूजन में देखा जाए तो उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जा रहा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू से। अब इस फिगर को आप गौर से देखिए, इसमें एक तरफ है हाई शुगर कंसेंट्रेशन, मतलब शुगर कंसेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, वाटर का साथ मिक्स है लेकिन शुगर का अमाउंट इसमें ज़्यादा है। इसमें वाटर का जो कंसेंट्रेशन है लो है, पर इस साइड देखिए, आप इस तरफ देख पा रहे होंगे, इसमें जो है लो शुगर कंसेंट्रेशन है और हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, मतलब वाटर का अमाउंट इसमें ज़्यादा है और शुगर का कंसेंट्रेशन कम है। तो आप बताइए वाटर किधर से किधर मूव करेगा? उधर जो है वाटर जो है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करेगा। आप देख पा रहे होंगे ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर पास हो जा रहा है। ठीक है, अब ये सेल में कैसे काम करता है, कुछ आप इस तरह से तस्वीर देखे होंगे आपका एनसीईआरटी बुक में। ये है हाइपरटोनिक, इसमें जो सेल है ये श्रिंक कर गया है। ये आइसोटोनिक, मतलब सेल का साइज, सेल जो है वो वही, इसका आकार में कोई चेंज नहीं हुआ है। और हाइपोटोनिक, सेल का आकार थोड़ा सा, साइज थोड़ा सा बदल गया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए समझते हैं। ये ब्लड सेल है जो कि हम एक, मान लीजिए वाटर कंसेंट, ये ब्लड सेल है, इसको हम वाटर में डालते हैं तो कुछ देर बाद देखा जाएगा ये जो है सेल थोड़ा श्रिंक कर गया है। तो इसमें सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा है, या तो आप चीनी भी ले सकते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर लेस है, तो क्या होता है, जो सेल से वाटर बाहर की ओर मूव करता है, जिससे सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। मतलब वाटर जो सेल से होके वो सॉल्यूट में मूव करने लगेगा, जिससे सेल श्रिंक हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। अब आइसोटोनिक में, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वाटर रहता है, मतलब नमक और पानी का अमाउंट सेम होता है। तो इससे क्या होता है, सेल का वाटर बाहर की ओर जाता है और सेल से वाटर बाहर की ओर जाता है, और यहाँ से जो सॉल्यूशन से वाटर अंदर की ओर जाता है, जिससे सेल का साइज इक्वल रहता है। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब इक्वल, इसमें सेल में वाटर और बाहर से सॉल्यूट से वाटर का मूवमेंट इक्वल अमाउंट में होता है, जिसके कारण सेल जो है इक्वल दिखता है, इसमें कोई आकार में, साइज में चेंज नहीं होता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और हाइपोटोनिक्स में क्या होता है, इसमें देखिए, इस वाटर में, इसमें वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट जो है ये कम है, मतलब इस सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, ये यहाँ से वाटर जो है सेल का अंदर की ओर मूव करता है, जिसके कारण सेल जो है स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आ सॉल्यूशन दैट हैज लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर देन द सेल, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेस सॉल्यूट होता है और ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर मूव करता है सेल में और सेल जो है स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। वही फिर और एक बार आइसोटोनिक का अगर बात कर लिया जाए तो a solution that has the same amount of solute and water as the cell, मतलब सॉल्यूशन में सेम अमाउंट में सॉल्यूट होता है और वाटर सेल में होता है, मतलब दोनों तरफ वाटर का अमाउंट सेम होता है, जिसके कारण सेल का साइज जो है वो इक्वल रहता है। और ये कंडीशन में अ सेल दैट हैज मोर सॉल्यूट, मतलब इसमें ये जो पानी आपको दिख रहा है इस सॉल्यूट में, इसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है, जिसके कारण सेल से वाटर निकल के बाहर की ओर जाता है। और ये कब तक जाएगा, जब तक इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ ना हो जाए। ठीक है, तो यही है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस चैनल का लाभ मिले। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।